नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए एक सवाल खड़ा करता है। क्या सच में न्याय मिला है? यहाँ बात हो रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर केस की, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह वापस से हो हल्ला मचा रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया सियालदा सेशंस कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। यहाँ संजय रॉय, एक सिविक वॉलंटियर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर के लिए। हालांकि इस अपील की वजह से भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सीबीआई में काफी क्लैशेस हुए हैं, जिसके बाद अब सीबीआई ने भी इस केस में फाइनली जाकर कलकत्ता हाईकोर्ट में डेथ पेनल्टी की मांग की है। पर जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और रूलिंग पार्टी टीएमसी ने इस केस को सीबीआई की फेलियर और कलकत्ता पुलिस की सक्सेस के रूप में दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कुछ सीरियस कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने और नए सवाल पैदा हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर रूपाली मुखर्जी की। कोर्ट ने उनकी इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली फ्लॉड कहा है। एक फोन की कहानी सुन के आप हैरान हो जाएंगे। फोन पहले सस्पेक्ट लोगों से सीज हुआ, फिर वापस दे दिया गया और फिर दोबारा सीज किया गया जब अक्यूज्ड कस्टडी में ही था। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ यही नहीं बल्कि जज अनिर्बन दास काफी शॉक्ड भी थे जब डिफेंस काउंसिल रूपाली मुखर्जी को टेस्टिमनी के दौरान क्वेश्चन करने में फेल हुआ। दूसरा पॉइंट नो डाउट बनता है ताला पुलिस स्टेशन के एटीट्यूड का, जो कि काफी इंडिफरेंट था। ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल तक कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में सीबीआई के रेडार पर आए, लेकिन चार्जशीट फाइल करने में डिले के कारण बेल मिल गई। क्या ये कानूनी खिलवाड़ नहीं? इसके बाद जज अनिर्बन दास के टारगेट में आए सब इंस्पेक्टर सुब्रता चैटर्जी के रिकॉर्ड्स भी छुपाने की कोशिश की गई थी। जनरल डायरी की एंट्रीज टाइम पर मैच नहीं हुई। ये कौन से लेवल का मैनिपुलेशन था? इस केस में आरजीकर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं बची जब जज अनिर्बन दास ने पाया कि वे इस केस को सुसाइड बताने की कोशिश में लगे हुए थे। प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट ने रेप और मर्डर जानने के बावजूद पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और एक सेकंड पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट को डिनाई क्यों किया गया? और लास्टली सीबीआई के खिलाफ भी जज अनिर्बन दास शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे सीबीआई ऑफिसर सीमा पहेजा का फोकस सिर्फ एग्जिस्टिंग एविडेंस रिव्यू पर था। क्रूशियल विटनेसेस और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को चार्जशीट में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? सीबीआई जैसे हाई प्रोफाइल एजेंसी से ये गलती कैसे हुई? पर दोस्तों, यहाँ हमारे सवाल खत्म नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस जजमेंट के बाद कई सवाल हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से पहला है कि सेकंड पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट को क्यों डिनाई किया गया। विक्टिम के फादर ने कोर्ट को बताया कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद ताला पुलिस ने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए कंप्लाई नहीं किया और विक्टिम के बॉडी को जल्दी क्रिमेट करने की कोशिश की। दूसरा सवाल है कि विक्टिम के पेरेंट्स को कैश ऑफर करने का ऑर्डर किसने दिया था? फादर के स्टेटमेंट के मुताबिक कलकत्ता पुलिस के डीसी अभिषेक गुप्ता ने लोकल टीएमसी एमएलए और लीडर के समक्ष कैश ऑफर किया, जो विक्टिम के फादर ने डिक्लाइन कर दिया था। तीसरा सवाल है कॉलेज अथॉरिटीज ने एफआईआर फाइल क्यों नहीं की? कॉलेज की अथॉरिटीज ने पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं की, जबकि उन्हें क्राइम की ग्रेविटी का पूरा पता था और विक्टिम के बॉडी के एक्सेस को डिनाई करना भी सस्पिशन बताता है। चौथा सवाल है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले दूसरे लोग क्यों आइडेंटिफाई नहीं किए गए? डॉक्टर्स के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 68 लोग बिल्डिंग में एंटर और एग्जिट करते दिखे थे, लेकिन संजय रॉय के अलावा किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और आखिरी सवाल है कि विक्टिम और असेलेंट के बीच स्ट्रगल का एविडेंस क्यों नहीं मिला? सीएफएसएल के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजा किशोर महापात्रा ने टेस्टिफाई किया कि बायोलॉजिकल स्टेन्स सिर्फ सेमिनार रूम के मैट्रेस पर मिले, फ्लोर पर नहीं। स्ट्रगल का कोई एविडेंस क्राइम सीन से नहीं मिला है। इन सारे सवालों का जवाब शायद अभी भी चाहे तो सीबीआई से मिल सकता है, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ही सामने पता चल सकता है कि भला सीबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्हें क्या मालूम हुआ है। ऐसे आपको बता दे कि बीते दिन भी कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह इस केस का जिक्र हुआ है। असल में सीबीआई जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया है कि बंगाल गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी की अपील फाइल कर ही नहीं सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिसेस दिबांशु बशक और मोहम्मद शबा राशिदी के सामने चल रही हियरिंग में सीबीआई ने कहा था कि जब एक केस सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई के पास हो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपील करने का अधिकार रखती है। ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के लालू प्रसाद यादव केस में दिए गए जजमेंट पर बेस्ड है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज के केसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स अपील नहीं कर सकती। पर बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए इस आर्गुमेंट को काउंटर किया था।
और कहा था कि ये केस इनिशियली तो स्टेट पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में जाकर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था। इसलिए बंगाल गवर्नमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 377 और 378 के तहत अपील फाइल कर सकती है, जिसके साथ ही एजी ने ऐड भी किया था कि लेजिस्लेटिव चेंजेस ने क्लैरिफाई किया है कि स्टेट के पास अथॉरिटी है ऐसे केसेस में अपील फाइल करने का। ये सुनकर तो कोलकाता हाईकोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गए कि मिस्टर एजी, हम लेजिस्लेचर का ये क्लियर स्टांस इग्नोर नहीं कर सकते कि मैटर की इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल एजेंसी का प्राइमरी रोल है। क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अभी इस मैटर में डिसीजन लेने की अथॉरिटी है? जब ऐसा ही कुछ एजी किशोर दत्त ने इंडिकेट किया तो कोलकाता हाईकोर्ट ने डिसाइड किया कि 27 जनवरी को वे इस बात का फैसला करेंगे कि बंगाल गवर्नमेंट की अपील मेंटेनेबल भी है या नहीं। साथ ही एडवोकेट जनरल को टाइम दिया गया है कि अपने आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए और मटेरियल रिकॉर्ड पर लाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आर्जिकर केस की लास्ट हियरिंग में सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि अब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही इस मामले को देखा जाएगा और जिसके बाद हियरिंग मार्च के लिए फिक्स की गई थी। पर हम जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही अपना ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट कर लिया था। हालांकि एक शॉकिंग ट्विस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने इस केस को अब 29 जनवरी के लिए अर्जन कर दिया है। टाइम की कमी का हवाला देते हुए he had stated that we will take it up at 2 PM on next Wednesday। आपको बता दें कि ये मैटर उनके सामने मेंशन किया था सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने, who is appearing for the Association of Junior and Senior Doctors। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये नोट किया था कि नेशनल टास्क फोर्स जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए बनाया गया था, ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एनटीएफ के रिकमेंडेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है और साथ ही इस लेटेस्ट हियरिंग में एनटीएफ से कहा गया है कि 12 हफ्तों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करे। तो ये केस सिर्फ एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नहीं, एक पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी का है। हम आपसे सवाल करते हैं, क्या ये आपके हिसाब से न्याय है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।